दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत का जो विषय है वो है जो इंडियन एकेडमिया है, जो भारत का शिक्षा जगत है, उच्च शिक्षा जगत है, खास करके इंजीनियरिंग एजुकेशन के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन काम करता है, किस तरह से कास्ट बायसेस काम करते हैं, किस तरह से हेगेमनी काम करती है, किस तरह से एक्सक्लूजन काम करता है, इस पर बातचीत करना है। और इसके लिए हमारे साथ आईआईटी मद्रास के असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन पी विट्टल मौजूद हैं। वेलकम विपिन, आप कैसे हैं? कोरोना के बीच में कैसा चल रहा है आपका? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आपके शो में आमंत्रित किया। मैं खुद दिलीप मंडल की पाठशाला के कई एपिसोड खुद देख चुका हूँ, सो बहुत अच्छा लगा आकर। आप लोगों के रेगुलर क्लासरूम टीचिंग शुरू हो गई है या अभी भी आप ऑनलाइन ही चल रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी भी आईआईटी मद्रास तो ऑनलाइन ही चल रहा है। शायद अगला सेमेस्टर शायद शुरू हो क्लासरूम टीचिंग। ओके, तो मतलब बगैर प्रैक्टिकल के और बगैर स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन के आप लोगों को ये पीरियड निकालना पड़ रहा है। मुश्किल समय होगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे, अब बातचीत शुरू करते हैं विपिन, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आपने एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें आपने कहा है कि आईआईटी मद्रास का जो अगला डायरेक्टर हो वो SC ST या OBC कम्युनिटी से हो। और जैसे कि आपने उस लेटर में भी लिखा है कि अभी तक जितने डायरेक्टर्स हुए हैं उसमें एक को छोड़कर सारे डायरेक्टर्स आईआईटी मद्रास के ब्राह्मण्स हुए हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के हुए हैं। तो इस लेटर को लिखने के पीछे आपका आइडिया क्या है, क्या प्रोवोकेशन है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी आईआईटी मद्रास में बात चल रही है, और सिर्फ आईआईटी मद्रास में नहीं, बाकी आईआईटीओ में भी बात चल रही है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे SC ST OBC के लोग लाए जाएं। लेकिन जब तक हमारे लोग लीडरशिप पोजीशंस में नहीं होते हैं तब तक डिस्क्रिमिनेशन से बचना मुश्किल है। और एकेडमिक लीडरशिप और साइंटिफिक लीडरशिप की जहाँ तक बात है हमारे देश में, वो ज़्यादातर एक या दो कम्युनिटीज़ के, ज़्यादातर ब्राह्मण कम्युनिटी के हाथ में है। तो ये बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक विज्ञान का प्रश्न है, विज्ञान उन्हीं देशों में और उन्हीं समाजों में बढ़ता है जो समाज खुला हो, जो सबको मौका दे। बंद समाजों में विज्ञान नहीं बढ़ता। ये जो विपिन आप कह रहे हैं कि दिस टोटल कंट्रोल ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज is recognized by one or two communities in India. So, what is your prescription? How we get rid of that and make it broad base and take talents to make the talent pool large, and how we can get talent from all the communities? What is your prescription, especially whatever you have experienced, whatever your lived experience in IITs? We want to know from you what is the way out. See, there are two different ways forward. One way is what to do with the existing government system. The other question is what to do outside of the government system. Now, we must understand that within the existing government system, there is very little incentive to hire faculty on the basis of their quality, because the tenures of bureaucrats are guaranteed and their salaries are guaranteed. No one here gets any extra bit of money for having hired a good quality person. So it's a space where caste preferences are and can be easy, expressed, and they are expressed. So within the government sector, the only way forward would be an implementation of the existing reservation policies. And that itself is a serious challenge. You see, IIT Madras, for instance, would need to hire approximately 400 faculty members
from the SC/ST OBC background to reach the 49.5% reservation now. Amongst heads of department, you would have to bring a sizable change in the very mentality of people. You see, lots of people don't see members of the scheduled caste, scheduled tribe, or other backward classes as being people capable of leading science in the country. You may see them as people capable of doing one experiment or the other, or people capable of doing some field survey or the other. But they are not seen as people capable of designing science and leading science, and maybe perhaps even winning a Nobel Prize for our country. Right. So within the government sector, it has to be there has to be political will, and it's not going to happen from whatever I have seen on the inside. It's not going to happen from the bureaucracy that runs science. It can only happen through political will stamping down upon these institutions. Right. तो अभी आपने जिस तरह से इस पूरे प्रॉब्लम को थ्योराइज किया कि जो जैसे फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनका जो क्लाइंट है, जो जिसके लिए ये नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के लिए, वो फिर उनका उसके साथ उसका जो रिलेशन है वो ऐसा नहीं है कि उस रिलेशन से इनकी लाइफ को कोई फर्क पड़ रहा है. अगर उन्होंने अच्छा स्टूडेंट नहीं तैयार किया, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को पास कराने की सफिशिएंट कोशिश नहीं की, उन्होंने अच्छे थीसिस लिखने में उनको सपोर्ट नहीं किया, या अच्छे टॉपिक नहीं दिए इवन थीसिस लिखने के लिए, उनको अच्छे से गाइड नहीं किया, तो इसके लिए उनके पास कोई नेगेटिव उनके लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज उनका करियर प्रोग्रेशन जो है वो बिल्कुल एक अलग ट्रेजेक्ट्री है, जहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो नॉलेज क्रिएशन में कितना रोल प्ले कर रहे हैं. हो सकता है कि कोई आदमी बिल्कुल ही अपने स्टूडेंट्स को वो कुछ भी नहीं दे रहा है, इसके बावजूद वो अपना करियर में प्रोग्रेस कर रहा है बिकॉज ऑफ वो कुछ सेमिनार्स कर ले रहा है, वो अपना एक टेनियर कुछ साल बिता ले रहा है, कुछ पेपर्स लिख ले रहा है, कुछ सेमिनार में चला जा रहा है, इतने भर से उसका काम चल जा रहा है, और हो सकता है वहां भी कोई नॉलेज क्रिएशन वो नहीं कर रहा है जिस तरह का हमारा सिस्टम है. तो ऐसे सिस्टम के रहते हुए क्या ये पॉसिबल है, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में इतने कम भी है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है इसको अगर आप जो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अगर फैकल्टी में डाइवर्सिटी आती है तो चीजें बदल सकती हैं, तो इसके आपके इस हाइपोथेसिस का अभी तक का क्या बेसिस है कि आपको क्यों लगता है कि मतलब whatever diversity we will have in the next few years after this backlog and all that, whatever government is saying, if they implement it fully, will that be a change? Will that usher some change in the whole paradigm of creating knowledge in India? Oh, certainly. First of all, knowledge will become a more participatory process. And it's not in India, it's not just a question of creating more knowledge, but also creating knowledge which is sensible and useful for us. Now, sensible and useful is something that varies from community to community, place to place, and time to time. Now, without bringing in faculty members who have had lived experiences of having lived in different communities, different parts of the world, you cannot shape knowledge creation towards those purposes. See, for instance, it is very odd that we are a country which launches satellites for other nations, but at the same time we have open sewers and we have people going down these open sewers to clean them up. Why is it? How do we decide what amount of our energies, resources go into developing technologies so that we don't have to do manual scavenging? And how do we decide what amounts of our energies and technologies go towards space research? Now, this is not determined. There is no math formula to determine this. This is determined by a political process. And if the people who, imagine the child of a man who spent all his life as a manual scavenger coming into IIT as a professor, my impression is that he or she is much more likely to work on technologies that will help us, end manual scavenging than the man of a child who worked as a space scientist at ISRO. Fine. So you talked about SEO terminology in, I think, economics, about this Bayesian prior, that is, people have some notion about things and they're not ready to accept the new data or new knowledge, and then they
just think that there is no caste discrimination, caste is now thing of past, caste has withered away or whatever. तो ये जो एक आइडिया है कि एक प्रायर एक आइडिया है, चल रहा है कि आईआईटीज होगा, मॉडर्निटी होगी और सब तो साइंस वाले हैं, वो क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ये नोशन आपका, जो हमने आपका लेटर पढ़ा, जब आप रेजिग्नेशन का लेटर आपने लिखा था, उससे हमें ये समझ में आया कि आपका ये आपका नेशन टूटा या नहीं टूटा ये कहना मुश्किल होता है। आपको पहले से भी अंदाजा हो अपने सोशल बैकग्राउंड की वजह से कि इस तरह के बायसेस तो कंटिन्यू कर रहे होंगे, लेकिन आपने लोगों का ये बायस तोड़ने की कोशिश की कि आईआईटी को आपको एक पवित्र जगह ना माने जहां पर सब कुछ ठीक चल रहा हो। तो आपने इसको ब्रेक करने की एक तरह से कोशिश की, जिसमें आप एक लेवल तक सफल भी हुए। आपने डिबेट ट्रिगर की और इसको लेकर बाद में फिर जिस तरह से उसको दबाने की भी कोशिश, वो सब एकदम बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आईआईटी में ऐसा आपने क्या देखा जिसकी वजह से आपको लगा कि ये जो एक बिल्कुल इगलिटेरियन आइडिया और मॉडर्न आइडिया से बना हुआ कोई इंस्टीट्यूशन होगा, इस तरह का जो लोगों का नोशन है, ये टूटता हुआ आपको कहाँ दिखा, कैसे दिखा? देखिए, विज्ञान जो है वो एक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा होता है, उसका पूरा व्यक्तित्व वो नहीं है। तो आईआईटी में जो प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, विज्ञान उनके जीवन का एक हिस्सा है और केवल एक हिस्सा है, ये जानने की जरूरत है। वो मनुष्य है हमारे और आपकी तरह। ये सोचना कि किसी ने पीएचडी कर लिया तो वो जाति व्यवस्था की जो सोच है उससे बहुत परे निकल गया, ये बहुत गलत है। ऐसा कोई भी पेपर या स्टडी नहीं है जो दिखाता है कि जो लोग पीएचडी कर बैठे हैं वो जाति व्यवस्था और जाति की जो सोच है उससे परे निकल चुके। तो ये सोच का कोई आधार ही नहीं कि किसी ने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो वो जाति व्यवस्था से ऊपर उठ चुका है। जी, बल्कि तो हम देख रहे हैं कि बल्कि जो लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली और इवन जो यूएस में आईटी सेक्टर की कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी अपने जो शादी के विज्ञापन दे रहे हैं उसमें वो अपना कास्ट ही ढूंढ रहे हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन या इवन विदेश चला जाना उनको कास्ट से लिबरेट तो नहीं कर रहा है, मतलब वो तो मतलब नहीं है। लेकिन एक तो आपने एक अपने लेटर में एक और चीज लिखा कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो जो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी जेंडर की पहचान क्या है या उनका पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये चीज उस जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनके हाथों हो रहा है, जो कर रहे हैं, उससे इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। तो इस बात को आप कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं? इस बात को थोड़ा सा अगर आप और एक्सपेंड करें, थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ इस बात के लिए। बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दे, 3 हफ्ते पुरानी बात है। मैंने आईआईटी फिर ज्वाइन कर लिया था और मैंने एक लेटर लिखा, ईमेल लिखा मेरे डिपार्टमेंट के सभी व्यक्तियों को कि हम मिलते हैं और हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि हमें SC ST OBC मेंबर्स हायर करने हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में 36 लोग हैं जिनमें से मुश्किल से 2 या 3 लोग SC ST OBC कम्युनिटी से हैं। Once we have a consensus within our department, we can write a letter to the director saying that we would like to hire people from SC ST OBC background. Because I said we don't have to wait for all commands to come from Delhi. Right, we have to have some bottom-up movement. Why should it be that people always have to pressurize the government in Delhi and the parliament has to give command? Politics should be a bottom-up process, and science also should be a bottom-up process. Right. So I wrote this email. Only one person responded. He is from the scheduled caste community. Okay, and he also said, "Let's have this meeting." None of the other faculty members responded. Okay. Now, suppose even if you leave out 5-6 people who may not be able to respond for a wide variety of reasons, health, their psychological state at that point of time, whatever else, lots of others did not. And a vast majority of these people are left-leaning people. Oh, that's interesting. They teach Marxist ideas in their class. In fact, only 1, 2, or perhaps 3 of these people at most lean towards the right of center. And even the right of center, I mean people who teach Gandhi and such. Maybe at most
One of them would, go to, have the courage to even talk about Savarkar. Everyone else is a left-leaning person. But you see, these ideas for them are merely ideas. They are not lived experiences. Right. So Speak about them in class at most, but they would never take any initiative. Because if they had taken an initiative, I would not have to write this email as an assistant professor. I am just beginning my career. This is not something for me to do. right. If the people who came before me had done this, then there is no need for me to write this email. Yeah. Right. And the Or even HRD minister to write a letter to all the institutions. Yeah, they should have done it. This is strange that the HRD ministry has to ask all IITs to do it. Why didn't IITs, why wasn't it the other way around? Why didn't the IITs request HRD ministry this something? In fact, on the contrary, what the IITs did through the Ram Gopal committee report is they said we should be excluded from having to implement reservation. They did the precise opposite. You see, but if you look at the social science departments of IIT, there are lots of people who belong to the left. Yeah. Right. But you don't, but for them, this left thing, it's a little bit like having a glass of wine on the right hand, Das Capital on the left hand, but the genuine on the inside. Yeah, it's like a dress which you can wear at your convenient time and you can just put it aside when you want. So Exactly. it's Exactly. attached. So then there is another aspect of this lift. This is where I think, science will change. It's not just a question of quantity of science, but the very nature of science. See, for instance, we had another faculty discussion yesterday for this small economics group. And the question was, so now IIT, like other IITs, this IIT too might bring out an advertisement. And the discussion was, what are the fields within economics that we want to advertise? And each person suggested this field, macro, micro, whatnot. My suggestion was that let's advertise economics general. Because you see, who has decided whether we want macro or not? That comes from certain courses that we have already designed. But who has designed these courses? By and large, Brahmins. Yeah. Why should it be that people from SC, ST, OBC background should be hired to fit into a larger scheme of things which is designed by Brahmins? Yeah. Rather, they should come in to be a players in designing the larger scheme of things. Yeah. Right. But this is not a view that comes naturally to people from the upper castes. Because caste for them is not a lived experience in the way it is for us. Yeah, they don't have perspective from below, so they see it from some structural point of view. It's like this clan, and so, it's more about textual for them, the Rig Veda and Purush Sukta and all that. It's not a good experience for them. Yeah. It is textual for both groups. The people who say it's a good thing, and the people who critique it. Yeah. For them, for a lot of them, it's a EPW article. But for me, it is suffering that I've experienced for months. For me, it is a fight that I'm fighting even today. You see other things that people say, and you understand how some of them say, oh, I keep my personal and professional matters different. You can only say this if you are at the very elite. You need to have some privileges actually to say this even. Yeah. You see, my father used to travel 1.5 hours in the morning by train, 1.5 hours by evening by train, and get very little salary. And whatever stressors happened in the office, if some upper caste person said something verbally abusive or shouted at him, naturally it had an impact on our household. Yeah. That is my father's job. If somebody is going into sewers to clean it, yeah, that shaped you. Yes. Yeah. If someone is going to sewers to clean the sewers or pick up dead bodies on the Indian railways, unless you have a drink, you cannot do it. True. You cannot do it. Can you pick up a body which has been shattered on a railway track without having a drink? You cannot. And of course, it will have an influence on your personal life. Right. So, and even the kids are sufferers. जो घर में बच्चे होंगे, वो भी तो अपने पापा को रोज शराब पी के आके और गाली देता वही बच्चा आदमी देख रहे होंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट तो इवन बच्चे का जो मानस है वो वैसे ही बन रहा होगा. 1 से लेके 5-6 वर्ष के बीच में जो मानस बनता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उसमें बहुत इफेक्ट होता है इससे. यस. तो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग कभी नहीं रख पाता है. तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये जो सोच है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोच है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रख सकते हैं. ये भी बदलेगा जब हमारे लोग साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे.
एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या एक जो स्टूडेंट आईआईटी में आता है, वहाँ के जो पीछे से जो कुछ लेकर आ रहा है वो तो उसके साथ है ही, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब दो वो जो स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड जो उसके पास है, या जो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन है, वो सब तो हर स्टूडेंट अपना अपना लेकर आ रहा होगा। और आने के बाद जब वो 4 साल और 5 साल और सोशल साइंसेज में थोड़ा हो सकता है ज्यादा भी पीएचडी वगैरह करते हुए निकलता होगा, तो इस बीच में आईआईटी का जो इन्वायरमेंट उसको मिलता है, आपका अभी तक जो आपने देखा है, क्या उसको एक इगलिटेरियन आइडियाज की तरफ ले जाता है, या उसके जो नोशंस के साथ आ रहा है उसी आइडियाज को स्ट्रॉन्ग करता है? कि आपने अभी तक आईआईटी को जितना देखा है और पहचाना है, हालांकि आपका ज्यादातर समय तो ये कोविड पीरियड में निकला है, तो शायद थोड़ा सा वो कम भी थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन आपका अब तक का जो आइडिया बन रहा है, क्या आईआईटी का जो मॉडल है, वो जो पूरा एनवायरनमेंट देता है, जो इकोसिस्टम बनाता है, वो क्या उसको साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाता है? क्या वो उसको एक बेहतर सिटीजन, जिसमें कि वो आइडियाज हो, इक्वलिटी और लिबर्टी का आइडिया हो, इस तरफ ले जाने का कोई कोशिश, मतलब कोशिश के तौर पर, अपने आप जो हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन कोई कोशिश ऐसी कोई है क्या, आपको नजर आती है क्या? देखिए, आईआईटी के अंदर जो, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट मैंने पढ़ाई की थी दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं आईआईटी को उससे ही कंपेयर कर सकता हूँ जो मैंने आईआईटी को देखा है। पर तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा था कि हमें बहुत फ्रीडम था कि कोई भी सोसाइटी शुरू कीजिए, किसी भी चीज पे बात कीजिए। ऐसा कोई रोक टोक नहीं था कि इस चीज पे बात नहीं कर सकते हैं या उस चीज पे बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि एज ए स्टूडेंट आपको एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ करने के लिए परमिशन लेना। अब आईआईटी में मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को कहीं एक्टिविटीज करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये एक चीज मैंने देखा है, और इसकी वजह से कई कठिनाइयां आती हैं। स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह चलाना चाहते हैं, इस किस्से से तो आप वाकिफ होंगे कि अंबेडकर पेरियार सर्कल को जो कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। ये लेकिन बहुत मुझे अजीब लगा डॉक्टर विटल, क्योंकि एमआईटी में हमने देखा कि जिस लेवल का एक ओपननेस है, और जो स्टूडेंट ग्रुप जो भी चाह रहा है वो कर रहा है, और बहुत ही कॉन्ट्रेरियन आइडियाज पे काम कर रहा है। इवन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, यूएस एज ए नेशन, उसके खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं, उस पर सेमिनार हो रहा है। इतना खुलासा मुझे दिखा, और कहा जाता है कि एमआईटी के मॉडल पे आईआईटी बना, और यहाँ आकर आईआईटी तो कुछ और बन गया। इसका मतलब तो वो नहीं बना जो वहां पर नोम चोम्स्की बैठ के रोज वहां उनके वार एफर्ट्स को वो बिल्कुल उसकी सबसे सख्त क्रिटिक एमआईटी में बैठ के दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है। फिर तो आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ और चीज बन गई है। हाँ, तो कहीं हद तक मुझे ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो डर है यहाँ, वो डर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं देखा था मेरे समय में। ये 2003 से 6 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तभी इन्वॉल्व होता था कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें वायलेंस वगैरह होने का चांस हो। अदरवाइज कोई पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ मैंने स्टूडेंट से सुना है कि कुछ उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, इस तरह के पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट ना करें वगैरह। ये सब मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं है। दूसरा चीज ये है कि इस तरह के जो आइडियाज हैं ये मोस्टली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट से डिस्कस होते हैं। बट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में कुछ हद तक ये आइडियाज जो हैं वो आइडियाज ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कभी भी they have not borne any of the costs for the beliefs they have. See, I find it very difficult to learn from people who talk to me about some ideas as principles, but have never borne any costs for having expressed them. Right? In some senses, that also tells me they don't really believe in the ideas themselves. Otherwise, they would have done something about it and borne some cost. Yes. Okay, so the students learn ideas as mere dead wood. It is to be used maybe for creating some fire on a cold evening, but that's about it. It is not something that is going to be with you as a lived experience. Right. एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर विटल कि क्या एक स्टूडेंट आईआईटी में अपने टीचर से बिल्कुल कॉन्ट्रेरियन आइडिया रखते हुए, उसको नाराज करते हुए, उसके उनका जो कोर बिलीफ है उसका उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए
अपने एकेडमिक जर्नी को बहुत आसानी से कर सकता है या उसको दिक्कत होगी? क्या आपका मतलब, अगर आपके पास अगर कम लोगों का आइडिया है तो आप इस सवाल को नहीं जवाब दे सकते हैं, या अगर जवाब देने की हालत में तो आप बताइए, क्या स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप क्या है? वो कोई क्या मतलब बहुत बहुत ज्यादा हायरार्की है? मतलब आईआईटी के टीचर्स क्या मतलब कुछ देवता टाइप हैं या जो जिनका हर हाल में इज्जत करनी है, या पैर छूना टाइप है, या थोड़ा सा मतलब बराबरी है? क्या मतलब आपने चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की है, तो इसके मुकाबले आईआईटी में टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है? देखिए, साइंस में और सोशल साइंस दोनों में बता सकें तो साइंस का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम साइंस में उतना ज्यादा आता नहीं, क्योंकि साइंस में कुछ हद तक राइट और रॉन्ग आंसर्स होते हैं। सोशल साइंस में आते ही राइट एंड रॉन्ग बिकम अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज वेयर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंटेस्टेशंस कैन अराइज। और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ जब जाते हैं तो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंटेस्टेशंस कैन बिकम मोर एट्यून्ड। नाउ मुझे याद है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र था तो मेरे टीचर थे, मार्क्सिस्ट टीचर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। मैं कई एग्जाम्स में मैंने आंसर्स लिखा था कि some of the things that he believes in are not sensible. I wrote assignments which were entirely contrary to what he believed. Similarly, in the final exam of my third year, you passed or failed? I got very good marks. Oh, great! Very good marks. So you got good teacher. Yes, he gave me good marks. We used to have very open discussion and very contested classes. In fact, in the final exam, and it is not just my teacher, in the final exam of Delhi University, we were asked a question about the Food Corporation of India and its role in achieving what is it called, nutrition in India. And I said, it would be sensible to abolish the Food Corporation of India and open free markets in the distribution of grains. So you went contrarian. Yeah. It was a whole answer about how free markets and prices in the distribution of grains would help the question of nutrition in India. This was graded by some anonymous person, and again, I got very good marks. Right. So at that point of time in Delhi, and this is not a culture that I have seen even in universities. I mean, you're speaking about MIT, maybe it's there, but I have not seen that kind of openness even in Europe and many places in the US. Mm-hmm. There are some places I'm sure, but Delhi University was doing very well on that margin back then. I am not sure that will be true in my department. I am not sure, but I don't know. But I certainly would be surprised and pleasantly so if that were true in my department. Right. तो प्रोफेसर डॉक्टर विटल, एक चीज मैं फिर आपसे आखिरी सवाल के तौर पर ही ले रहा हूँ कि आपने अभी जो पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, पहली बार इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने एक तरह से माना है कि SC ST OBC के टीचर्स कम हैं। दूसरी बात उन्होंने मानी है कि उसको वो जो खाली जगह है उसको हमको भरना है, और इसके लिए उन्होंने एक रोड मैप दिया है। तो तीन चीजें हुई हैं जो एक तरह से इंडियन एकेडमिया की हिस्ट्री में मुझे नहीं मालूम, एटलीस्ट 20-25 साल से तो मैं इस फील्ड को देख रहा हूँ कि ऐसा पहले कभी हुआ होगा कि इसको मानना और उसके मेथड भी बताना कि आप इसको इस तरह से करो और इतने समय में कर दो। तो आप कितना होपफुल है कि ये चीज हो पाएगी, और हम क्या थोड़ा सा भी एटलीस्ट हम थोड़ा सा क्या 2-4 कदम भी आगे बढ़ पाएंगे? 2-4 कदम तो हम आगे बढ़े हैं, इस बात को सरकार मान रही है, यही अपने आप में एक हमारा आगे बढ़ना है। तो आपको लगता है कि कुछ चीजों को चेंज करने वाला है या कर सकता है? कितना होपफुल है इस समय? देखिए, हमें मोमेंटम बनाए रखना होगा और हमें ये समझना होगा कि सरकार की अपनी एक परिमिति में ही सरकार अपनी चीजें कर सकती है। तो उन्होंने जितना करा बहुत अच्छा उन्होंने करा, और जिन लोगों ने उन्हें वो करने में सहायता करा या मजबूर करा, जो भी आप शब्द यूज कर सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा करा। लेकिन आगे की जो लड़ाई है, हमें मोमेंटम बॉटम अप बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने IIT डायरेक्टर को एक लेटर लिखा है, और मैंने ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो राकेश उनका नाम है, उनका आखिरी नाम मैं भूल रहा हूँ, जो IIT के इंचार्ज है, मैंने कहा 400 फैकल्टी हायर करने होंगे तो आप कम से कम अगर 100 इस बार करें तो दैट वुड बी साइजेबल स्टेप फॉरवर्ड। अगर आप 25, 30, 40 करते हैं तो इसके ये कोई अच्छा मोटिव नहीं दिखता। और ये बहुत जरूरी है कि IIT जो अलग अलग IIT में जो प्रोफेसर्स हैं, एंड ये जरूरी नहीं कि ये लेटर्स SC ST या OBC प्रोफेसर लिखे, कोई भी प्रोफेसर जो ये जाति व्यवस्था से थोड़ा भी हट चुका हो, जो खुद को एक जाति से ना जोड़ता हो, वो लिख सकता है।
तो ये जरूरी है कि जो अंदर के लोग हैं वो लिखें, और यही मुझे एक कमी दिखती है दिलीप जी, जो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट की बातें करते हैं, मेरी डिपार्टमेंट भी, अदरवाइज भी मैं देखता हूँ ईमेल में मोदी को बहुत क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, बहुत वर्बली क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं। बट आज के डेट में आप देखेंगे तो वही गवर्नमेंट है जो कह रही है करो, बट ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो आगे आकर ये नहीं करेंगे, ये और करते हैं। ये तो देखिए सही बात है, आप बड़े प्रॉब्लम की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे यूएस का सिविल राइट मूवमेंट है, या अभी जो ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट हुआ, उसमें हमको ऑलमोस्ट 50% तक वाइट दिख जाते हैं। मतलब इंडिया में ये जो कास्ट आइडेंटिटी है वो इतनी ज्यादा वो हावी है कि वो ट्रांसेंड नहीं कर पाती है। मतलब वो आइडियोलॉजी वगैरह के साथ वो साथ को एग्जिस्टेंस भी इनका बहुत आसानी से हो जाता है। मॉडर्निटी भी बहुत अजीब तरीके से आ रही, शायद ये है। आपने फिर भी एक ट्रिगर किया है डिबेट को इतने बड़े देश में, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो एक कास्केडिंग इफेक्ट है। बहुत सारी चीजें साथ साथ हो रही हैं उसमें, बैकलॉग की भर्ती और आपका फिर वो लेटर, ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीजें बदलेंगी, और इंडिया भी, जैसे यूएस यूके में तो खास करके हुआ ना, जब साइंस का जो पूरा फील्ड हुआ ओपन हुआ, तो उसके बाद से ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब वो एक तरह से नीचे से लोग, जो वर्किंग क्लास के लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में आए तो चीजें बदली। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही कुछ भारत में भी हो, और यहाँ भी नॉलेज जो प्रोडक्शन करने वाले क्लासेस हैं उसके लोग जब आएंगे तो शायद साइंस ज्यादा रिलेवेंट तरीके से प्रैक्टिस होगी। बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया कि आप दिलीप मंडल की पाठशाला में आपने इतनी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी और पर्सपेक्टिव दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और जो सुनने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस प्रोग्राम में जुड़े। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिलीप मंडल की पाठशाला में आगे आने वाले वीडियोस को भी देखें और द प्रिंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।